सियासत में चाहे कितने ही मुद्दे लाइमलाइट में क्यों न हो, लेकिन ओबीसी हो या आदिवासी सुर्खियों में बने रहते हैं। और मामला जब प्रदेश की 52% आबादी और आने वाले उपचुनावों से जुड़ा हो तो इस पर सियासत लाजमी है। एक बार फिर इसे लेकर कांग्रेस हो या बीजेपी ओबीसी की चिंता करती और एक दूसरे पर निशाना साधने से नहीं चूक रही। खंडवा लोकसभा सीट पर होने जा रहे चुनाव से पहले ओबीसी के हितों की चिंता हो या फिर इसके बहाने विपक्ष पर तंज कसना, मौका बीजेपी हाथ से जाने नहीं देना चाहती। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर एक तीर से कई निशाने साधे। उन्होंने कांग्रेस को ओबीसी विरोधी बताया तो वहीं ओवैसी समर्थक कहा। साथ ही दिग्विजय और अरुण यादव के रिश्तों को लेकर भी कटाक्ष किया। कांग्रेस ओवैसी का समर्थन करती है और ओबीसी का विरोध करती है, पिछड़े वर्ग का विरोध करती है, और ये उसका चरित्र खंडवा लोकसभा चुनाव में है। अब चचा की उस समय की अदावत थी माननीय सुभाष यादव जी से, अभी तक चल रही है वो अरुण यादव जी तक। ये अच्छा नहीं है। बात ओबीसी वर्ग के हितों की चिंता की ही नहीं बल्कि सियासतदान के अपने हितों की भी है। खंडवा लोकसभा सीट पर होने जा रहे चुनाव में भले कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन में बाजी पहले मार ली हो, लेकिन बीजेपी बार बार चारों सीटें जीतने की बात कह रही है। तो वहीं भाजपा के हमले पर क्या है कांग्रेस का पलटवार, सुनिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का विश्वास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के साथ, हमारे अध्यक्ष BD शर्मा जी के साथ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के साथ सदैव रहेगा। जो एक कल्याणकारी योजनाएं दिन प्रतिदिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनता के लिए लाए जा रहे हैं, इसके आधार पर जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर रहेगा और चारों चुनावों में जनता के आशीर्वाद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और मजबूती से उभर के निकलेगी। ओवैसी की पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी की कजन ब्रदर है। जिस तरह से सावरकर और जिन्ना ने मिलकर हिंदू मुस्लिम को बांटने की चेष्टा की थी, आज भाजपा और ओवैसी की पार्टी मिलकर ये काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात का ख्याल करना चाहिए। हम ओबीसी के साथ थे, ओबीसी के साथ हैं और ओबीसी के साथ न्याय हमने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार को मानना पड़ा है फैसला, तो कमलनाथ जी के उसी फैसले को और उसी तारीख से मानना पड़ा है जिस तारीख को कमलनाथ जी ने जारी किया था। गौर हो कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 27% किए जाने के बाद इसका पूरा फायदा लेने की कोशिश की। वहीं मौजूदा सरकार ने भी इस गेंद को अब अपने पाले में लिया है। हालांकि मामला अभी हाई कोर्ट में है, पर इस पर होने वाली राजनीति में कोई कमी फिलहाल नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा ओवैसी या ओबीसी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्या है कांग्रेस का ओबीसी और ओवैसी के लिए नजरिया? क्यों भारतीय जनता पार्टी ने लगाए कांग्रेस पर ओबीसी विरोधी होने के आरोप? क्या उपचुनाव से पहले फिर गरमाई ओबीसी पर सियासत? खंडवा में किसके खाते में जाएगा ओबीसी वोट? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हैं और उपचुनाव में ओबीसी और अनुसूचित जाति जनजाति के जो वोट हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है और उनको ध्यान में रखते हुए चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों अपने आप को पिछड़ा वर्ग का हितैषी और अनुसूचित जाति जनजाति का पैरोकार, उनका हितैषी होने का दावा कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ
ओबीसी का हितैषी होने का दावा करती है, वस्तुतः वो ओवैसी के साथ है। उनका तंज ये था कि तो वो धार्मिक उन्माद वाली राजनीति का साथ देने की कवायद करते हैं और बात करते हैं ओबीसी की। और ओबीसी की अगर वो बात करते तो फिर क्यों अरुण यादव जैसे वरिष्ठ नेता को अपने हाथ पीछे खींचने पड़ते। पूरे मामले का लब्बो लुआब यही था। तो आखिर है क्या मसला, इसी पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल है मिलन भार्गव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं। अब्बास हफीज जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं। देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल, मिलन जी, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री तंज कस रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी ओबीसी के नहीं ओवैसी के साथ हैं। क्या है उनकी बात का मतलब? देखिए, नरोत्तम मिश्रा ने बहुत ही गंभीर बात कही। जिस प्रकार से कांग्रेस के चरित्र और राजनीति रही, चाहे वो आजादी के पहले की रही हो या आजादी के देश बाद की और वर्तमान परिस्थिति। देखिए, जिस भी घटना के बाद यदि देश में उन्माद फैलता है, आतंकवाद फैलता है, नक्सलवाद फैलता है, तो उसमें ओवैसी फैक्टर जो है, ओवैसी चूंकि इन सब चीजों के समर्थक है और कांग्रेस पार्टी भी खुलकर समर्थन कराई है। हम पिछले कई वर्षों से जो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं, आज टुकड़े टुकड़े गैंग का विलय कांग्रेस पार्टी में पूर्णता हो। उनके मुख्य नेता कांग्रेस पार्टी के नेता हो गए। आज कांग्रेस पार्टी टुकड़े टुकड़े हो रही है, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को शामिल कर देश में किस विचारधारा का समर्थन करती है, देश को आग में झोंकना चाहती है, देश में भ्रम फैलाना चाहती है, देश के विकास में अवरोध पैदा करना चाहती है, ये उसी दिशा में कही गई गृह मंत्री जी की बात है। और ओवैसी फैक्टर यानी देश में आतंकवाद, ओवैसी यानी नक्सलवाद, ओवैसी यानी धार्मिक उन्माद फैलाना, ओवैसी यानी कट्टरवाद, ये उन्होंने इशारा किया है। कांग्रेस पार्टी पर इसका कोई तोड़ है तो वो बताएं क्यों उनके आज फिर उनके नेताओं के ही आज नारे लग रहे हैं। कपिल सिब्बल यदि कांग्रेस में चिंता की बात करते हैं और विचारों की बात करते हैं, तो कपिल सिब्बल के घर की बाहरी नारे लगने चालू हो जाते हैं। बहुत ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, आप देखिएगा मध्य प्रदेश में अजय सिंह जी के बंगले के बाहर भी नारे लगेंगे, अरुण यादव जी के घर के बाहर भी नारे लगेंगे और सुरेश पचौरी जी के घर के बाहर भी नारे लगेंगे, जिस दिन वो चिंतन और मनन की बात करेंगे। कांग्रेस की विचारधारा जिस प्रकार से बदल रही है, उसमें धार्मिक पूछ लेता लंबा चलेगा। कहीं ना कहीं अभी 2-3 राउंड लगेंगे, नारे लगेंगे। देखिए नवीन जी, सबसे पहले तो अजय वैष्णोई जी ने, मेनका गांधी जी सांसद हैं, भाजपा की पूर्व मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, घटिया औरत बोल दिया, वो परेशानी की बात नहीं है। शो कॉज नोटिस भी नहीं दिया जाता है। देश की बात करें अगर परिप्रेक्ष्य में, तो रोजाना इनके सबसे वरिष्ठ सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी लगातार निरंतर मोदी जी की कूटनीति के ऊपर सवाल उठाते हैं। यहां तक कहते हैं कि कचरे के अंदर डाल देना चाहिए, ऐसी विदेश नीति आके रह गई है और नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल सक्षम नहीं है नितिन गडकरी जी को बना देना चाहिए प्रधानमंत्री। ये कौन कह रहा है? इनके खुद के सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहा है। मैं ऐसी सूची बता सकता हूं इनके नेताओं की, लेकिन मुझे लगता है विषय से भटकना होगा वो। आज अगर बात करते हैं, असरुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर आ गए। पहले नरोत्तम मिश्रा जी ने किस लिए कहा, क्यों कहा, हमें नहीं मालूम। मिलन जी भी उन्हीं का नाम लेते हैं। चलिए, सबसे बड़ी बात आपने कहा आतंकवाद है, ये है वो है, अरे जेल के अंदर डालो आप उनको। लेकिन क्योंकि आपका अघोषित गठबंधन है असरुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के साथ, जिसको प्रमाणित किया था किसने? साक्षी महाराज, भाजपा के कद्दावर सांसद, बहुत बड़े फायर ब्रांड नेता भाजपा के, पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश से आते। उन्होंने क्या कहा था? उनके शब्द थे, अभी कुछ वक्त पहले ही उनका बयान था, मैं दिखा सकता हूं उनका बयान, कि असरुद्दीन ओवैसी ने हमारी मदद करी बिहार में, अब करेंगे मदद हमारी पश्चिम बंगाल में और फिर उत्तर प्रदेश के अंदर। ये उनके ये शब्द हैं जो उन्होंने कैमरे के ऊपर कहे और अखबारों की हेडलाइंस बनी थी। तो हमारे नेता नहीं है, हमारे साथ नहीं है, वो आपके साथ है। और दिखता है आपका गठबंधन किस तरह से वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए निरंतर काम करते रहते हैं, जिससे फायदा भाजपा को पहुंचता है। तो इनकी विचारधारा के नेता वही हैं, राइट विंगर वो भी हैं, राइट विंगर ये भी हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले वो भी हैं, ये भी हैं। इनका जो अघोषित गठबंधन है वो देश देख रहा है, हम नहीं देख रहा है। आपने कहा नारे लगेंगे, तो नारे तो इनके यहां लग रहे हैं, रोजाना लगते हैं। मुख्यमंत्री की रेस में कौन आगे बढ़ेगा ये वक्त बताएगा, और उसके लिए सरफटब्बल के जो हालात हैं वो भी हमने देखे हैं। सारी चीज सबसे बड़ा जो मसला है वो तो मिलन जी की पार्टी के लिए ये है कि खंडवा से चुनाव कौन लड़ेगा। 3 उपचुनाव की सीटें पृथ्वीपुर आदि से, जोबट से, रेगांव से कौन लड़ेगा?
ये प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सर फुटबल के हालात इनके अंदर हैं। अगर ये घोषित कर देंगे तो नारे ही नारे गूंज जाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के विरोध में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा। आज सबसे बड़ा विषय यह है, ये हमसे सवाल करेंगे, ये हमसे कहेंगे, इनके पास ओबीसी को बताने के लिए कोई बात नहीं है, इसलिए ये ओवैसी की तरफ जाते हैं। अरे बताइए कि 27% आरक्षण आपने नहीं दिया, कमलनाथ जी ने दिया। बताइए कि आपने 14-15 साल उसको लटका के रखा, जो दिग्विजय सिंह जी जो फाइनल करके गए थे, और आपने सही पैरवी नहीं करी कोर्ट के 10 साल कि उसको वहां से निरस्त कराया आप लोगों ने, क्योंकि आपकी मंशा ओबीसी समाज को, अन्य पिछड़ा वर्ग समाज को कोई फायदा पहुंचाना रही नहीं है, भले किसी भी समाज को फायदा पहुंचाना नहीं रही है। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि ये वो लोग हैं जो कहते हैं 27% आरक्षण संवैधानिक संकट खड़ा कर देगा, और फिर जब आगे आती है बात कमलनाथ जी के ही जब निर्णय की मोहर लगती है ओबीसी आरक्षण के ऊपर, तब ये कहते हैं कि ये तो हमने कर दिया। अरे आपके वकील वहां जाके कहकर आते हैं 14% ठीक है, 13% ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर जब हंगामा खड़ा होता है, जनता समझ जाती है कमलनाथ जी ने जो सपने को साकार किया था, तो आप श्रेय लेने के लिए आ जाते हैं। जनता देख रही, जनता मूर्ख नहीं है, जनता इन मुद्दों पर वोट डालेगी और इनको बाहर करने का रास्ता दिखाएगी। जी देवदत्त जी समझ लेता हूं। देवदत्त जी, ये जो ओबीसी फैक्टर है, दोनों पार्टियां दावा करती हैं कि वो ओबीसी की हितैषी हैं, लेकिन जो अभी ओबीसी वर्ग के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के भी बड़े नेता हैं, चूंकि दिग्विजय सिंह जी की अदावत रही है उनके पिताश्री से, तो जिस प्रकार से अरुण यादव जी की बात को, अरुण यादव जी के विषय को जिस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा जी ने ट्विस्ट किया कि वो स्वर्गीय सुभाष यादव जी से भी ये इत्तेफाक नहीं रखते थे और वही परंपरा का वो निर्वहन कर रहे हैं, तो धार तो देने की कोशिश की है, भले ही ना हो। और दूसरा, उसको एक कहना चाहिए कि जो इस प्रकार का प्रतीक हैं कि वही कट्टरवाद है, आतंक है, उनके पर्याय की बात करते हैं, अलगाव की बात करते हैं, उनसे भी जोड़ने की कोशिश की। तो एक ही बात को 2-3 तरह से प्रस्तुत किया है उन्होंने, इसके पीछे का मंतव्य समझना चाहूँगा। देखिए, जो प्रदेश में 4 सीटों के उपचुनाव हैं, वो दोनों ही दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गए जी, और इसके लिए ये सब आम जाम किया जा रहा है, वातावरण बनाया जा रहा है, और कभी ओबीसी और कभी ओबीसी दोनों मुद्दों को उछाला जाएगा। अभी तो और सारे मुद्दे, अभी तो क्या है, अभी तो प्रत्याशी बीजेपी के डिक्लेयर हुए नहीं है, उन्हें जो चुनाव पड़ेगा इसमें जो जिस पे आएगा पूरी उनको ये मांसाहारी वातावरण हो जाएगा पूरा, क्योंकि अब तो करो या मरो का है। इन चुनाव के परिणामों से अभी भले ही प्रदेश और केंद्र की सरकार पर कोई असर न पड़े, लेकिन इससे जो वातावरण बनेगा वो 2023 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव आएगा। इसलिए दोनों दल बेहद परेशान हैं। आप देखिए, पहली बार मंत्रियों से कहा गया है कि आप 1 महीने वहीं रहेंगे क्षेत्र में, कहीं छोड़ेंगे नहीं क्षेत्र, केवल 1-8 दिन तो आए बंद, जबकि कितने त्यौहार चल रहे हैं, अभी पितृपक्ष चल रहे थे, कल से नवदुर्गा शुरू हो रहे हैं, और तब भी मंत्रियों को घर वापस नहीं आने दिया जा रहा है। और बीजेपी प्रदेश और देश में सरकार में है, वो अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए उसमें। आप देखेंगे कि दमोही विधानसभा के चुनाव की गलती ना हो जाए किसी प्रकार की, इसके कारण बीजेपी बहुत सतर्क और सावधान है। और कांग्रेस ने प्रत्याशी दिए, लोकसभा दिए, लेकिन जैसे खंडवा में सब समझ रहे थे कि 6 महीने से अरुण यादव मेहनत कर रहे हैं, उनको दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। तो इसके पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति है वो भी देखने को मिलेगा। क्या गुटबाजी है, क्या दिग्विजय और कमलनाथ जो सेकंड लाइन है, अजय सिंह और अरुण यादव को आगे नहीं आने देना चाहते, या फिर उनकी कोई और रणनीति है। ये बहुत सारे समीकरण राजनीति में काम करते हैं, और या फिर कई बार लोग कहते हैं कि थोड़ा सा त्याग करके बड़े उद्देश्य के लिए आगे बढ़ो। तो क्या बात चल रही है, लेकिन जितने महत्वपूर्ण ये चुनाव है उतनी ही महत्वपूर्ण दलों की रणनीतियाँ हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिन देश की राजनीति बड़े दिलचस्प होंगे कि जो दावे और वादे दोनों दलों के उनकी हकीकत सामने आएगी, और जनता क्या सोच रही है, जनता क्या मूल्यांकन कर रही है इन दलों के बारे में, और दोनों दलों की रणनीतिकारों की कितनी पराक्रम है उनकी रणनीति में। कई बार हारी हुई बाजी भी जीत पलट जीती है मैनेजमेंट के कारण। तो ये भी देखना पड़ेगा, पूरा कौशल दाव पर है। आप देखें कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव होगा,
कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। और इधर देखो तो आप जो रणनीति बनाई गई है उसमें केवल बूथ पर ही फोकस कर रही है कांग्रेस, ऐसा कोई और काम धाम नहीं कर रही, न बड़ी रैली न प्रदर्शन। तो बड़ा दोनों जो राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर मापदंड रखते हैं, उन सबका मूल्यांकन भी इस चुनाव में होगा। जी, पूछ लेता हूं सर, आपने बड़ा अच्छी जगह पर ध्यान मेरा आकृष्ट किया। मिलन जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती थी कांग्रेस तो अनिर्णय की स्थिति में रहती है। जब आप प्रत्याशी घोषित कर देते थे तो कहते थे कि अरे देखो हमने तो प्रत्याशी घोषित कर दिए, उन्हें तो अभी वो खोज रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, पूछ रहे हैं, कुछ ना कुछ संदेह के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो कर दिए, जिसको भी करना था, जिनको मना करना था मना कर दिया, जिनको नाम वापस लेना था ले लिया, कर दिया अंततः। लेकिन आप क्या कर रहे हो? देखिए, हमारे भी प्रत्याशी तैयार हो चुके, सूची तैयार होगी, जल्दी औपचारिक घोषणा हो जाएगी। हमारे एक प्रक्रिया नवीन की आप भी जानते हैं, मध्य प्रदेश का नेतृत्व बैठता है, फिर उसका पार्लियामेंटी बोर्ड दिल्ली में सूची जाती है, वहां से अधिक प्रत्याशी इनके लिए परंपरा नहीं है, प्रक्रिया है क्या? वहां पूछा सोनिया यहाँ तो सिर्फ चिट्ठी लेके एक दरबारी जाएगा सोनिया गांधी जी के दरबार पर, और सोनिया गांधी जिस पे दस्तखत कर देंगे वो जारी हो जाएगा। इनका कौन सा बोर्ड है? आज अब्बास भाई इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं क्योंकि चूंकि वो नई हमारी पीढ़ी के हैं, लेकिन जिस पीढ़ी ने 5 दशक 6 दशक इस पार्टी को दिया है, कांग्रेस पार्टी को, चाहे वो आनंद शर्मा हो, गुलाम नबी आजाद हो, या मनीष तिवारी हो, या कपिल सिब्बल हो, उन सबका दर्द सुनिए। कांग्रेस पार्टी उनकी नहीं सुन रही। तो अब्बास भाई यदि उनसे बड़े नेता हो गए और उनकी बात से ज्यादा इत्तेफाक ज्यादा नहीं रखते, तो ये उनकी सोच और विचार हो सकता है। देखिए, आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी के भी खिलाफ नहीं बोला। आडवाणी जी हमारे पितृ पुरुष है, हमारी पार्टी को सींचने वाले हैं, हमारी पार्टी को खड़ा करने वाले हैं। आप चिंता मत रखिए, धैर्य रखिए अब्बास भाई। और रही बात उपचुनाव की, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने गुटबाजी के बीच अरुण यादव जी को नकार कर एक ओबीसी नेता को, जो ओबीसी वर्ग से एकमात्र इनका बड़ा चेहरा है, उसको नकार कर इन्होंने ओबीसी फैक्टर कितना ये मायती है, इसको इन्होंने दर्शा दिया है। ओबीसी नेता को हटाकर किस प्रत्याशी को लाएं ये वे जानते हैं। अरुण यादव जी ने अपना दुख दर्द दिया है, क्योंकि पिछले 2-3 माह से वो किस प्रकार से तैयारियां कर रहे थे, घूम रहे थे। और नाथ जो कांग्रेस को बार बार अनाथ छोड़ जाते हैं, मध्य प्रदेश में अज्ञातवास पर चले जाते हैं, बीच बीच में एरोप्लेन से आकर और घोषणा जिस प्रकार से कर रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश में आंतरिक गुटबाजी आज सड़कों पर आ गई। उपचुनाव में आप देखेंगे कि किस प्रकार से इनके नेता ही इनकी बैंड बजाएंगे और चुनाव में विरोध करेंगे। खोजे से कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे इनको बूथ पर। जो स्थिति आम चुनावों में रहती थी यही उपचुनाव में रहेगी। खोजे से कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। जाए कमलनाथ जी देखें, आज तक मध्य प्रदेश में 2-2.5-3 वर्ष हो गए मध्य प्रदेश में आए हुए कमलनाथ जी को, लेकिन मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में दौरा नहीं कर पाए। ये बड़ी चुनौती है उनके लिए, क्योंकि बुजुर्ग हैं, हताश हैं, निराश हैं, सम्मानीय नेता है हमारे लिए, हमारी चिंता है उनके साथ, बीमार है वे। लेकिन इस बीमारी के दौर में किस प्रकार से कांग्रेस को खड़ा रख पाएंगे, या दिग्विजय सिंह जी की कूटनीति पीछे से काम करेगी अपने बेटे को स्थापित करने के लिए, किस प्रकार से, चाहे वो ओबीसी के नेता अरुण यादव हो या बाकी वो तमाम नेता कांग्रेस के जो आज चेहरा बन सकते थे, उनको निपटाने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसमें किस प्रकार की कूटनीति दिग्विजय सिंह जी की काम आएगी, वक्त बताएगा। और रही बात चुनाव जीतने की, तो मध्य प्रदेश की जनता में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार का राज करती है, दिलों में राज करने वाली सरकार है। हम वोटों की राजनीति, जाति की राजनीति में बंटवारा नहीं करते। जिस प्रकार से आपने देश को और देश को तोड़ा है और आग में डालने का भरसक प्रयास कांग्रेस पार्टी करती रही है, ये अब मध्य प्रदेश में नहीं होगा। कितनी कोशिश कर लीजिए, मध्य प्रदेश में सिर्फ होगा तो होगा, विकास होगा, और वही होता है और वही होगा। ध्रुव सक्सेना मिलन जी के साथ के लोगों में से एक है, भोपाल का ही नेता रहा, इनके आसपास का। और दुखद ये है, मैंने सुना धैर्य से आप मुझे भी बोलने दीजिए मिलन जी, मैं आपका दर्द समझता हूँ, थोड़ा बोलने दीजिए, आपको मौका पूरा मिला था, मुझे भी बोलने दीजिए। ध्रुव सक्सेना का आईएसआई से लिंक निकलता है नवीन जी, साफ साफ स्थापित हो जाता है, उसको जमानत मिलती है, और अपील में शिवराज सरकार नहीं जाती है, वो आजाद घूम रहा है। अभी हमें भी देख रहा होगा, यहां पर अपना नाम भी सुन रहा होगा। ये ऐसी सरकार है शिवराज सरकार जो आईएसआई में पकड़े के रैकेट से पकड़े गए लोगों के खिलाफ, जमानत के खिलाफ उनकी अपील भी नहीं करती। चलिए, आपका दर्द है, आपका दुख है, मैं समझता हूं। जमानत कब हो गई? जमानत मिली, बाहर है,
कब बाहर मिली? है जमानत में, तकरीबन इन्हीं के ये तय सरकार कौन जब करा? दोबारा तय किसने आई, करा? इसको अब्बास भाई, अभी ये कांग्रेस ये काल में तय होगा थोपे या हुआ है न्यायपालिका सरकार तय के करेगी अंदर, कौन इसके कौन बाद इन्होंने आतंकवादी जमानत कौन में नहीं है, कौन अपील समर्थक नहीं है, की। कौन नहीं है? ये आप चेक विवेक करा भटनागर जी सकते को हैं। खड़ा कर अब सकते हैं, दूसरी आप बात, आपके बहुत बड़े अरे वकील हैं, निरंजन नेता जी हैं। थोड़ा धैर्य रखो यार, थोड़ा धैर्य रखो। आप बोलते रहे, हमने सुना आपको, आप अच्छे वक्त आओ, अपने समय में बोलिएगा। अब अगर मुद्दे की बात करें तो कहते हैं साहब कि हमारी पार्टी यहां पर डिसाइड करेगी पहले टिकट, उसके बाद आला कमान डिसाइड। ये इनका कल्चर नहीं था। ये कांग्रेस पे आरोप लगाते थे कि दिल्ली से तय होती है हर चीज कांग्रेस पार्टी के अंदर। लोकल मुद्दे भी कुशाभाऊ ठाकरे जी के जमाने के अंदर हमारे इधर तय होते हैं और दिल्ली से कांग्रेस चलती है और हम भोपाल से चलते हैं। आज ये कहते हैं कि दिल्ली से तय होगा हमारा कौन प्रत्याशी होगा, तो हमारा तो पहले से यही है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी हमारी बैठती है, प्रदेश से फाइनल में नाम लेती है, फाइनल करती है। हम इतने तैयारी में थे, जीतने की तैयारी हमने ऐसी की हुई है कि 230 विधानसभाओं के जब नाम करने होंगे डिक्लेयर 2023 के चुनाव के अंदर, तब हम ऐसे ही इनसे पहले करेंगे। आज हमारे पास जिन जिन जगह पे चुनाव है प्रत्याशी हैं और फाइनल किए हुए हैं, और यही वजह है कि हमारे जीत का रास्ते सामने दिख रहे हैं। इनमें सरपटब्बल के हालात हैं। अच्छा चलिए, अरुण यादव जी पे सबसे ज्यादा आरोप लगाए इन लोगों ने। अब वो इनके बिल्कुल ऐसा लगता है कि अरुण यादव जी को ये अपनी पार्टी में ले जाए, उनके बस नहीं चले तो। अरुण यादव जी पक्के हैं विचारधारा के और इनको इनका सबक सिखाना जानते हैं। अरुण यादव जी को जो उचित लगा उन्होंने तय किया और उसके बाद टिकट डिक्लेयर हुआ वहां का। ऐसा नहीं है कि टिकट काट दिया गया। अरुण यादव जी अगर चाहते चुनाव लड़ना तो वहां से लड़ते वो चुनाव, क्योंकि पार्टी की प्राथमिकता वो है हमेशा से। लेकिन जिसको उन्होंने कहा कि इन हालात के अंदर, इन परिस्थितियों में जैसा करना है, पार्टी की रणनीति होती है, हर तरफ होती है, किसी का कोई काम होता है। इनमें आज मैंने आपको देखी, आपके सामने 4 बार सुब्रमण्यम स्वामी जी का नाम लिया। ये एक लफ्ज नहीं बोल रहा है। जो इनके युवा मोर्चा से नाराज हैं, जो इनके प्रधानमंत्री जो हमारे सबके मोदी जी हैं उनसे नाराज हैं, इनकी पार्टी से नाराज हैं, इनके सांसद हैं, बड़े ऊंचे कद के व्यक्ति हैं, उसके ऊपर एक टिप्पणी नहीं करेंगे। अजय वैष्णोई जी ने मेनका गांधी जो घटिया औरत कहा, इन्होंने एक टिप्पणी नहीं की। इनकी जो सेलेक्टिव आउटरीच है, ये बड़ा विषय है। ये सेलेक्टिव आउटरीच से ही देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया और देश की इकोनॉमी को पूरे गड्ढे में डाल दिया। सेलेक्टिव आउटरीच जब तक रहेगा उससे यही नुकसान होगा। आंखें खोलिए, बिना भेदभाव के आप अपनी आपत्ति रखना सीखिए। सर, भारतीय जनता पार्टी अरुण यादव जी के पहले जो जिस प्रकार से उनकी सक्रियता थी कि वो चुनाव लड़ेंगे और उनके एन मौके पर हाथ खींचने और दिग्विजय सिंह जी द्वारा आशीर्वाद देने और फिर दिग्विजय सिंह जी द्वारा ये कहने के आशीर्वाद कोई टिकट के लिए नहीं दिया था, तो अब उनसे सहानुभूति जता रही है। और जो ओबीसी वाली बात है कि ये ओबीसी के कितने हितैषी हैं, उसको पूरी तरह से स्थापित करने का प्रयास कर रही है कि ये किसी के हितैषी नहीं है, समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेते हैं। और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो खंडवा में कहीं ना कहीं एक समस्या, तो वो बड़ा प्रतिरोध खड़ा करेगी। और चूंकि खंडवा पहले भारतीय जनता पार्टी के पास ही था, तो ये जो 3 चुनाव हैं, उपचुनाव विधानसभा के और एक लोकसभा का, ये टोटल जो 4 चुनाव हैं, ये 4 चुनाव एक तरीके से ये समझ लीजिए कि राजनीति की चारों दिशाओं में गूंजने वाले हैं। क्या कहें? बिल्कुल सही है। ये प्रदेश के चारों कोनों से आ रहे हैं। एक लिटमस टेस्ट है दोनों दलों के लिए। और किसी एक सीट से कोई पार्टी प्रत्याशी घोषित करे, किस वर्ग का ना करे, इससे कोई तय नहीं होता। और फिर जो दोनों ही दल आजकल ओबीसी पर बात कर रहे हैं, ओबीसी पिछड़ा वर्ग पर, बीजेपी भी, कांग्रेस भी, बीजेपी भी बहुत बैठके हुई सीएम हाउस में हुई, पिछड़ा वर्ग के नेता इकट्ठे हुए। उस सीट पर क्या होगा जहां दोनों प्रत्याशी पिछड़ा वर्ग के होंगे, और ऐसी अधिकांश सीटें होती हैं प्रदेश में, दोनों पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी होते हैं। कहीं लोधी, कहीं यादव, कहीं कुर्मी, कहीं कुशवाहा। तो ये जातियों की जो बात है ना, ये केवल वे लोग करते हैं जिनको अपने काम पे भरोसा नहीं है, अपने चरित्र पे, अपनी नैतिकता पे भरोसा नहीं। मैं दोनों दलों को कहना चाहता हूँ, कब मानवता की बात करोगे? एक 40 साल से हो गया, एक 70 साल का हो गया, दोनों दल बूढ़े होने को आए और अब भी उसी पिछड़ा वर्ग पे, अल्पसंख्यक पे, उसी दलित पे, उसी आदिवासी पे, इसी पे केंद्रित हो। आज क्यों नहीं मानव की बात करते हो? जो श्रेष्ठ मानव होगा वो तो सब में आ ही जाएगा ना, जो गरीब होगा उसको तो फायदा मिल ही जाएगा। तो आप केवल मानवता की बात करो। क्यों देश का कबाड़ा करने पे तुले हो? क्यों कबीलों में, जातियों में बांटने पे तुले हो? आपको लोग बड़े विश्वास से चुनते हैं, आप लोग नीति निर्धारक हैं, आपके लोग आशा भरी नजरों से देख रहे हैं और आप जाति खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जातियों का खेल अब खत्म होना चाहिए, मानवता की बात शुरू होना चाहिए। क्योंकि देश तो जब आता है संकट, वहाँ आप भर्ती में, सेना में भर्ती में नहीं देखते कि ये जाति का भर्ती हुआ, ये जाति का हुआ। शहीद कौन हुए उनकी लिस्ट उठा के देख लीजिए। ये जातियों का जंजाल छोड़ दीजिए, आप केवल श्रेष्ठता, योग्यता का मापदंड रखिए।
जिससे जो योग होगा वो आ ही जाएगा, और नहीं था फिर ये प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी कि हम योग्य बने, श्रेष्ठ बने। आप जब जातियों को करोगे तो अकर्मण्य लोग फिर हावी होते हैं, वो जातियों का सहारा लेते हैं, और फिर कई बार अच्छा आदमी चुनाव हार जाता है और जाति वाला जीत जाता है, फिर बाद में लोग पछताते भी है। तो मुझे लगता है कि एक चुनाव में एक टिकट से कोई निर्धारित नहीं कर सकता कि कौन किस जाति का पक्षधर है, कौन किसका नहीं है। इसके लिए समग्र मुझे लगता है गरीबों के लिए योजनाएं चलाओ, ना गरीबों को ऊपर उठाओ, उसमें कौन बुराई है, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन देश बहुत संकट में इस समय मध्य प्रदेश में एक खेल शुरू हो गया है कि जहां जातियों पे बांटने का खेल शुरू हो गया है, कहीं आपस में आमने सामने है। ये खेल खत्म होना चाहिए। और वोट के लिए क्या देश को दाव पे लगाओगे क्या? आप लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत कर्मठ हैं, अपना लोग व्यापार में, नौकरी में लगे, आप लोग राजनीति में लगे हैं, इसलिए कि आप देश सेवा के लिए आए हैं, आप जन सेवा के लिए आए। तो कभी आत्मा की आवाज पर बात करिए और श्रेष्ठ बात करिए जो सबके लिए। बहुत अद्भुत सर जी, बहुत अद्भुत। लेकिन आपका ये आह्वान किसी न किसी के तो चक्षु खोलेगा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। झूठ तो जितना भी है सारे का सारा बिक गया, सच बेचारा बिक ना पाया खरीदारों के बीच। पहले टुकड़ों में बटी सारी जमी फिर आसमां, अब वोटर भी बट गया है राजनीति के हकदारों के बीच। तो ये इस जाति का वोटर है, वो इस जाति का वोटर है, वो फलानी जाति का है, यहाँ जाति का ये कैलकुलेशन है, इतनी जाति की जनसंख्या है तो इतना प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए। योग्यता और सामाजिक समरसता कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है। और राजनीति में जिस प्रकार से जातिवाद को हवा दी जा रही है, निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। निश्चित रूप से जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा मिलनी ही चाहिए, उनको सामाजिक न्याय मिलना ही चाहिए, उनको समर्थन मिलना ही चाहिए, उनको सहारा मिलना ही चाहिए। लेकिन योग्यता का आधार, उनको सहायता और समर्थन का आधार जो है वो किस स्थिति में है, उस परिस्थिति के आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। लेकिन हमारे नीति नियंता हैं किस आधार पर निर्णय करते हैं, क्या निर्णय करते हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश इस समय आदिवासी, ओबीसी और पिछड़ा वर्ग, तमाम तरह के जातिगत समीकरणों में उलझा हुआ है। और जातिगत समीकरण इन 4 उपचुनावों में क्या कुछ गुल खिलाते हैं, देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।